एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई रही 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 161 है। 160 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा ये कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा ये किया गया था। देखिए, शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत इनकी जो है कि व्यवस्था प्रारंभ की, और जो भी किसान थे उन सभी को सरकार की ओर से क्या मिलता था? तो एक पट्टा मिलता था। ठीक है। और ये जो पट्टा था ना, इसमें जो है कि जमीन क्षेत्र और मतलब जमीन का मतलब कितनी एरिया में जमीन है, और उसमें लगान का जिक्र किया रहता था इस पट्टे में। और जो ये कबूलियत था, इसमें क्या था? तो इसके बदले में जो है कि किसान राज्य को लिख करके एक कबूलियत देता था, जिसके द्वारा जो है कि वह लगान चुकान की प्रतिज्ञा करता था। तो ये था पट्टा और ये कबूलियत। ये पट्टा सरकार की तरफ से मिलता था और कबूलियत ये किसान करता था। ठीक है, कि उसका मतलब वो देने के लिए, लगान देने के लिए। तो ये था किसकी व्यवस्था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। अमेजन एवं कांगो बेसिन अवस्थित है शीतोष्ण मानसून प्रदेश में, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, स्टेपी प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। अमेजन एवं कांगो बेसिन ये अवस्थित है। कहाँ पे ये अवस्थित है? ये अवस्थित है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है? चीन तुल्य, भूमध्य रेखीय, प्रे, सवाना। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह प्राकृतिक प्रदेश है जो कि 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो वो है आपका सवाना। डी ऑप्शन आपका सही है। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, ट्रांसमीटर। देखिए, ये प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेटिव जो करंट होता है उसको डीसी में परिवर्तित करने के लिए वह युक्ति कौन सी है? तो कौन सी युक्ति है वो? तो वो है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है कि एसी को क्या करता है? डीसी में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करना। ठीक है। इन्वर्टर ये क्या काम करता है? तो इसका काम है आपका कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। देखिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफायर का काम होता है, और इन्वर्टर का काम होता है आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। और ट्रांसमीटर का क्या काम होता है? तो ट्रांसमीटर का ये काम होता है कि रेडियो हुआ या दूरदर्शन या संचार के विद्युत चुंबकीय संकेतों को ये प्रसारित करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है ओडिशा, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कथक। देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो विशिष्ट नृत्य शैली है वो कौन सा है? तो वो है आपका कथक है। ओडिशा ओडिसी होता है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, और भारतनाट्यम ये कहाँ का है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया? जैन, पाशुपत, शून्यवादी, आजीवक। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत को तिरस्कार किया? तो किसने किया? तो वो किया आपका आजीवक। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, महावीर स्वामी के मित्र एवं शिष्य मखलीपुत्र ये जो है कि गोशाल ने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की, और इस संप्रदाय का मत था कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है वो भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचलित होती है।
और इसमें यह बताया गया कि मनुष्य के जीवन स्तर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में, वाराणसी में। देखिए यूपी में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है आपका नोएडा में। देखिए अगर हम बात करें भारत के सॉफ्टवेयर एवं बीपीओ उद्योग की, तो ये जो है कि आपका इसका केंद्र बेंगलुरु है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है और पुणे है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित 1929 में किया? दिल्ली, लाहौर, बंबई, कोलकाता। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो वो अधिवेशन था आपका लाहौर वाला अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। देखिए अगर बात करिए दिसंबर 1929 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये वार्षिक अधिवेशन था और उस टाइम पे ये जो लाहौर था ना, वो पंजाब की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो इसी ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया था। बेसनगर ने गरुड़ स्तंभ किसने प्रस्थापित किया? मिनांडर, कुजुल कडफिसेस, डेमेट्रियस, हेलियोडोरस। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ किसने प्रस्थापित किया? तो ये किया कौन? हेलियोडोरस। देखिए अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो बेसनगर का ये जो गरुड़ स्तंभ है, यवन राजदूत थे ये हेलियोडोरस। ठीक है, इन्होंने ये बनवाया था और इसने क्या किया कि बेसनगर मतलब विदिशा में गरुड़ स्तंभ बनवा करके भगवान वासुदेव की पूजा की और इस पर उत्कीर्णित लेख में जो है कि वासुदेव को देवदेवस या देवताओं का देवता कहा गया। बराबर पहाड़ियां कहाँ हैं? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। बराबर पहाड़ियां ये कहाँ पे हैं? तो ये है आपके बिहार में। देखिए बिहार राज्य की ये गया जिला में स्थित है और यह अशोक ने आजीविकों के लिए जो है कि गुफाओं का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित राज्यों में किस पर हड़प नीति लागू नहीं की गई थी? झांसी, संबलपुर, नागपुर, अवध। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस पर हड़प नीति लागू नहीं की गई थी। देखिए अगर बात करें हम हड़प नीति की, ठीक है, तो ये जो हड़प नीति था ना, ये हड़प नीति बोल सकते हैं या फिर व्यपगत का सिद्धांत बोल सकते हैं। यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये लाया गया था और इसमें यह चीज़ें था कि पैतृक वारिस न होने के कारण क्या था कि कंपनी के द्वारा उनके क्षेत्र को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। यदि किसी का पुत्र नहीं है तो क्या है, क्योंकि उसका तो वारिस है नहीं, पुत्र नहीं है, तो उसमें ये लोग क्या करते थे कि वो अंग्रेजी राज्यों में उसका क्षेत्र को मिला लेते थे। ठीक है, और ये जो है कि हड़प नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये किया गया था। तो इसमें जो झांसी था, इसको जो है कि हड़प नीति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो झांसी को 1853 ईस्वी में, संबलपुर को 1849 ईस्वी में और नागपुर को 1854 ईस्वी में जो है कि क्या किया गया, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। लेकिन जो अवध था ये जो है कि इसको हड़प नीति के तहत नहीं मिलाया गया, इसको जो है कि कुशासन का आरोप लगा करके 1856 ईस्वी में इसको विलय कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये तीनों तो हड़प नीति के कारण जो है कि मतलब विलय हुआ, लेकिन इस पे जो है कि कुशासन का आरोप लगा करके किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारत में साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 82.14%, 74.04%, 84.06%, 76.42%। देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भारत में जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है? तो वो है आपका 74.04%। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें होता है आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की तो ये जो है कि सिरके में पाया जाता है। ब्यूटायरिक एसिड की हम बात करें तो ये आपका मक्खन में पाया जाता है और टार्टरिक एसिड की हम बात करें तो इमली और अंगूर में पाया जाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र,
बुध, मंगल, बृहस्पति। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। तो आज के डेट में कितने ग्रह हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं। देखिए 8 ग्रह अगर हम सूर्य के हिसाब से देखा जाए, सूर्य है यहाँ पे, पहला नंबर पे कौन है? तो यहाँ पे है आपका बुध है। उसके बाद से कौन सा है? उसके बाद से शुक्र है। उसके बाद से अपनी पृथ्वी आती है। उसके बाद से कौन आता है? तो मंगल आता है। उसके बाद से कौन आता है? बृहस्पति आता है। उसके बाद से आपका शनि आता है। उसके बाद से अरुण और फिर वरुण। ठीक है, अगर देखा जाए सूर्य के दूरी के हिसाब से तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए अपनी पृथ्वी ये है और इससे नजदीक जो है कि कौन सा है? तो इससे नजदीक शुक्र है। देखिए इसके पास तो कौन है? ये मंगल हो सकता है या शुक्र हो सकता है, बट इसमें पूछा जा रहा है कि निकट कौन सा है? तो शुक्र है आपका। इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है आपका 38 मिलियन किलोमीटर है इसकी दूरी जो है कि ज्यादा है। ठीक है, कितनी है पृथ्वी से मंगल की दूरी? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, लेकिन सूर्य से ये शुक्र से पृथ्वी की दूरी 38 मिलियन किलोमीटर है और ये दूरी जो है कि कम है इससे, तो इसलिए हो जाएगा आपका शुक्र। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश शासनकाल के टाइम पे जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है ये पारित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें क्या गया कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था और इसमें राज्यों में द्वैत शासन को समाप्त करके ये जो है कि कहाँ पे लागू कर दिया गया? तो केंद्र में लागू कर दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग से पिछले वीडियो में कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2011 से 2016, 2012 से 2017, 2013 से 2018, 2010 से 2015। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था? तो इसका टाइम ड्यूरेशन था 2012 से लेकर के 2017 के बीच। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 26 जनवरी 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।